वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडिनी शास्त्र। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का, हम लोग 11 चैप्टर के अंतराल पे देख रहे हैं हम लोग कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम। तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कैलोरी मापन। अभी हम लोग देख रहे हैं कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम। कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम हम लोग क्या देख रहे हैं, कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण के नियम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई कि कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम किस तरीके से होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो चलिए इस चीज़ को कैलोरी मापन के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई। कैलोरी मापन के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। कैलोरी मापन के बेस पे देखते हैं कैलोरी मापन का सिद्धांत। यहाँ पर दिया है, देखिए, या इसको मिश्रण का भी नियम कहते हैं, मिश्रण का नियम। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब किसी गर्म वस्तु को जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो उष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है तब तक चलती है भाई। यह प्रक्रिया देखिए यहाँ से तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन संवहन या विकिरण से ना होकर के ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। ऊष्मा क्या होती है? बराबर होती है। इस नियम को मिश्रण का नियम कहते हैं। इस नियम को मिश्रण का नियम कहते हैं।
मिश्रण का नियम कहते हैं। अर्थात मिश्रण के नियम के अनुसार से हम लोग ने ये चीज़ को देखते हैं भाई कि ये चीज़ किस कंटेंट के बेस पे आता है। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण के नियम के वजह से हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि जब किसी गर्म वस्तु को, यहाँ से देखिए, जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर, ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय, यहाँ से देखिए, यदि ऊष्मा का क्षय अगर चालन के द्वारा या फिर संवहन के द्वारा या फिर विकिरण से ना हो, या फिर किससे ना हो भाई, विकिरण से ना हो, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी तथा वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण का नियम बोलते हैं। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वे पे मिश्रण का नियम बोलते हैं। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत है मिश्रण का नियम के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है, तो उसमें अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। फलस्वरूप यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन, संवहन या विकिरण से ना हो, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। इस नियम को मिश्रण का नियम कहते हैं। अर्थात मिश्रण के नियमानुसार इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए, तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है, तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन, संवहन या विकिरण से ना हो, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। इस नियम को मिश्रण का नियम कहते हैं। तो मिश्रण के नियम के अंतर्गत आप लोगों को जो कैलोरी मापन का सिद्धांत होता है, ठीक है, तो कैलोरी मापन का जो सिद्धांत होता है जो कि मिश्रण का नियम के बेस पे आता है भाई। तो जब किसी गर्म वस्तु को हम किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में क्या करते हैं, रख देते हैं या फिर उसमें उस चीज़ को मिला देते हैं, तो ऊष्मा का अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन, संवहन या विकिरण से ना हो, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। इस नियम को मिश्रण का नियम कहते हैं, जो कि मिश्रण से क्या होती है, रिलेटेड होती है। ये किससे रिलेटेड होती है भाई, तो ये मिश्रण से आप लोगों के क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत है मिश्रण का नियम के वजह से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या फिर उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से, तो ऊष्मा जो होती है वह अधिक ताप की वस्तु से, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर, अधिक वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। और चूंकि यह प्रक्रिया तब तक चलती है, तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप
समान नहीं हो जाता, जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन के द्वारा या संवहन के द्वारा विकिरण से ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है, बराबर होती है। और इस नियम को हम लोग मिश्रण का नियम कहते हैं, जो कि कैलोरी मापन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की और क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन संवहन या विकिरण से ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है, बराबर होती है। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण का नियम कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास जो कंटेंट आ रहा है यहाँ पर सामने में, कंटेंट के बेस पे हम लोग जब किसी वस्तु, कोई भी वस्तु होती है भाई, उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, गर्म वस्तु से, उस वस्तु को हम लोग किससे, गर्म वस्तु से, उस वस्तु को हम लोग गर्म वस्तु से या किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में या फिर किसी ठंडे वस्तु की संपर्क में या ठंडे वस्तु के किसमें संपर्क में रखा जाता है तो उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से। तो यहाँ पर जो ऊष्मा होती है जो कि उच्च ताप की, जो कि क्या होती है, उच्च ताप की वस्तु से कम ताप की ओर प्रवाहित करती है, जो कि उच्च ताप से कम ताप की वस्तु को क्या करती है, प्रवाहित करती है। वस्तु को क्या करती है भाई, तो ये आप लोगों की प्रवाहित करती है, प्रवाहित होती है। इस चीज़ को यहाँ से आप लोग सेकेंड कंटेंट के बेस पे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन संवहन या विकिरण से ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है, बराबर होती है। इस नियम को मिश्रण का नियम कहते हैं। अर्थात मिश्रण के नियमानुसार हम लोग इस चीज़ को देखें कि कैलोरी मापन का सिद्धांत किस तरीके से होती है, इसका कैलोरी मापन सिद्धांत या मिश्रण का नियम किस तरीके से एक दूसरे से अटैचमेंट है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखें कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, यहाँ से देखिए, जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कैलोरी मापन के सिद्धांत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई कि मिश्रण का नियम, यहाँ पर जो मिश्रण का नियम होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, जो मिश्रण का नियम है, यहाँ से इसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से देखिए, जो मिश्रण के नियम के बेस पे आप लोगों के पास यहाँ से सामने में आ रहा है, जो मिश्रण के नियम के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जब किसी गर्म वस्तु को, चाहे वह कोई भी हो, क्लियर, जो कि क्या होती है, प्रिंसिपल के बेस पे होती चाहिए, मतलब मुख्यतः रूप से आप लोग को के बेस पे, यहाँ पर मुख्यतः रूप से आप लोगों के बेस पे क्या हो जानी चाहिए, मिलनी चाहिए वो, ठीक है। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत, मिश्रण का नियम, जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक रहती है जब तक कि ये ताप का समान रूप से क्या ना हो, समान नहीं हो जाते हो, ठीक है। तो कैलोरी मापन के सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने यही देखा कि जब किसी गर्म वस्तु को, यहाँ पर एक छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर बता रहे भाई, यहीं से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का जो भी रहता है। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो उसमें या तो मिलाया जाता है तो ऊष्मा का जो अधिक ताप की वस्तु होती है वह कम ताप की ओर क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, वह कम ताप की ओर क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का ताप क्या ना होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैलोरी मापन के सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, जब किसी गर्म वस्तु के, यहाँ से देखिए, जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का ताप संपन्न नहीं हो जाता है। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ को देखा
जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट कंटेंट के बेस पे देखा था, सेकंड कंटेंट के बेस पे देखा था, और अभी हम लोग देख रहे हैं कैलोरी मापन का सिद्धांत। कैलोरी मापन से रिलेटेड आप लोगों का जो चैप्टर है वह किस तरीके से आगे बढ़ेगा उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैलोरी मापन द्वारा डराऊंगा बोल के यहाँ से दिया गया है। कैलोरी मापन की सिद्धांत के बेस पे इस चीज़ को यहाँ से दिया गया है। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है भाई। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है भाई, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। और यदि ऊष्मा का क्षय चालन के द्वारा या संवहन के द्वारा या फिर विकिरण से ना हो तो गर्म जो वस्तु होती है उसके द्वारा जो दी गई ऊष्मा होती है वह ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है, बराबर होती है। मतलब गर्म वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, यहाँ से हम लोग ये चीज़ को बोल सकते हैं कि गर्म वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, गर्म वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा और ऊष्मा द्वारा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा और ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। दूसरा हो जाएगा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए था कि कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम, कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है, जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा वहाँ से अधिक के बेस पे अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का तापमान होता है वह क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है, तो कैलोरी मापन सिद्धांत के अंतर्गत या मिश्रण के अंतर्गत हम लोगों ने यही चीज़ को देखा कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है भाई, यह प्रक्रिया आप लोगों की तब तक चलते रहती है, यह प्रक्रिया आप लोगों के पास तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी गर्म वस्तु को हम किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में नहीं रख देते हैं। इसमें मिलाया गया जो ऊष्मा होती है वह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु को क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाती। यदि ऊष्मा का क्षय चालन के द्वारा हो या संवहन के द्वारा हो या विकिरण के द्वारा हो, इसके अंतर्गत में गर्म वस्तु द्वारा जो दी गई ऊष्मा होती है वह ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है, बराबर होती है। और इसी नियम को हम लोग बोलते हैं मिश्रण का नियम बोलते हैं या फिर कैलोरी मापन का सिद्धांत के बेस पे इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो कैलोरी मापन के सिद्धांत के बेस पे आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है या मिश्रण का नियम के बेस पे आता है तो इस डेफिनेशन को आप लोग 1 बाय 1 करके इसको लिख सकते हैं कि इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। थ्योरिकल चीज़ है तो पैराग्राफ चेंज करके भी यहाँ से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है, ठीक है, जब किसी गर्म वस्तु को जब बहुत सा गर्मी होती है तो क्या करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं भाई। अगर टेम्परेचर कम होता है तो एसी को हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसका जो हीट होता है, क्या होता है, हीट होता है जो गर्म रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, जिसके कारण एसी आप लोगों की चालू होती है। एसी जैसे ही चालू होती है उसके बाद आप लोगों को क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है एसी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिससे हमको ठंडी लगती है। जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, अब गर्मी लग रही है तो यहाँ से एसी चालू होगा, एसी चालू जैसे ही होगा उसका ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे एक ताप कम हो जाएगा उसके बाद अब मेरे को क्या लगने लगेगी, ठंडी लगने लगेगा। जैसे ही मेरे को ठंडी लगने लगेगी अच्छा फील होने लगेगा। क्लियर। तो उसी प्रकार यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम जो होता है वो किस बेस पे होता है, जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, जब इसको आप लोग एसी के बेस पे भी ले सकते हैं भाई, एसी के बेस पे। तो चलिए एसी के बेस पे हमारा एसी अभी ऑफ है तो ऑन करते हैं। जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। वस्तु कम ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो वस्तु कम ताप की ओर किस तरीके से प्रवाहित होती है,
उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। किस बेस पे देख रहे हैं? कैलोरी मापन के बेस पे देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को वस्तुओं का जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है, आगे का जो कंटेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन के द्वारा हो या संवहन के द्वारा हो या विकिरण से ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है? बराबर होती है। और इसी नियम को हम लोग मिश्रण का नियम बोलते हैं, और इसी नियम को हम लोग मिश्रण का नियम या कैलोरी मापन का सिद्धांत बोलते हैं। तो जब भी एग्जाम में आता है कि कैलोरी मापन का सिद्धांत क्या है या मिश्रण का नियम क्या है, तो आप लोग इस कंटेंट को लिखोगे भाई। इस कंटेंट के बेस पे आप लोग ये चीज लिखोगे कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए। यदि ऊष्मा का क्षय चालन संवहन या विकिरण के माध्यम से होता है तो उस पर गर्म वस्तु के द्वारा जो ऊष्मा आप लोगों के पास ठंडी वस्तु द्वारा ली गई है वह उसकी क्या होती है? बराबर होती है। इस नियम को हम लोग मिश्रण का नियम कहते हैं। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण का नियम कहते हैं। तो ये मिश्रण के नियम के अंतर्गत आता है। जब कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम जब आता है तो इस चीज को जिक्र करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे थे कि जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो उसमें अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन संवहन या फिर विकिरण से ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है? बराबर होती है। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम बोलते हैं। मिश्रण का नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी बोटनिकल के बेस पे यहाँ पर मिश्रण के बेस पे आया है तो उसमें यहाँ पर जूलॉजी के बेस पे बोटनी के बेस पे आप लोग जो यूज करते हैं भाई ये उसी के अकॉर्डिंग है। तो कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम के बेस पे हम जब इस चीज को देखते हैं तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या फिर उसमें मिलाया जाता है तो उसमें अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। जब तक कि दोनों का ताप क्या नहीं होना चाहता? समान नहीं हो जाता। यदि ऊष्मा का क्षय चालन के द्वारा हो या फिर संवहन के द्वारा हो या चाहे विकिरण के द्वारा हो, किसी भी तरीके से हो, इसको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यहाँ पर इसी चीज को बोल रहा है कि यदि ऊष्मा का क्षय चालन के द्वारा या संवहन के द्वारा या फिर विकिरण से ना हो तो गर्म वस्तु से, इससे विकिरण से ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है? बराबर होती है। इसी नियम को मिश्रण का नियम कहते हैं और इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मिश्रण का नियम बोलते हैं। ये आप लोगों के मिश्रण के नियम के बेस पे आता है जब कैलोरी मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम चलता है। तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से ऊष्मा अधिक वस्तु की ताप की वस्तु से कम ताप की ओर क्या होती है? प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। इसके बेस पे देख रहे थे मिश्रण का नियम या कैलोरी मापन के सिद्धांत के बेस पर, जिसको ब्रूस्टर के बेस पे ये जो चीज होता था आप लोगों के क्लास 12 के बेस पे जो पढ़ते थे भाई, तो वही कैलोरी मापन का सिद्धांत तथा मिश्रण का नियम के बेस पे हम लोगों ने इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई। इसका आगे का कंटेंट क्या है? इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अब हम लोग जानते हैं भाई कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा का गुण किस तरीके से होता है, विशिष्ट ऊष्मा का योगदान किस किस तरीके से होता है, इस चीज को यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा है। यहाँ पर ये क्या है? ठीक है, तो गैसों की विशिष्ट ऊष्मा है या गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। किसकी विशिष्ट ऊष्मा? गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। तो हम लोग अभी जानने वाले हैं इस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा, चलिए इस विशिष्ट ऊष्मा क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गैसी की विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की, यहाँ पर देखिए नाम से स्पष्ट है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप कितना होना चाहिए भाई? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, इस चीज़ को बढ़ाने
बढ़ाने के लिए जो आपके पास आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, आवश्यक क्या होती है, जो ऊष्मा की मात्रा होती है वह किसके बराबर होती है भाई, तो वह जहाँ पर दो कंटेंट के बेस पे आप लोगों के बेस पे आएगा वह उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, तो उसी के बराबर रहेगा। ठीक है, तो गैसों के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ को देखा कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। और यह परिभाषा ठोस तथा द्रव के लिए तो सत्य है। ठीक है, जो यहाँ पर परिभाषा होता है भाई वह किस किस के लिए अप्रूवल है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर परिभाषा जो है वो आप लोगों के क्या होता है, जो परिभाषा के बेस पे है, यहाँ पर किसके बेस पे, परिभाषा के बेस पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, और जिसको दूसरा को क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, और एक को तरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ठोस को ले रहे हैं, तरल को ले रहे हैं, गैस को यहाँ पर रखते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत अधिक है यहाँ पर। तो गैसों के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। यह परिभाषा ठोस तथा द्रव के लिए क्या होती है, सत्य होती है। यह जो परिभाषा होती है वह ठोस तथा द्रव के लिए, ठोस तथा द्रव के लिए, ठोस तथा द्रव के लिए क्या होती है, सत्य है, परंतु गैसों के लिए सत्य नहीं है, परंतु गैसों के लिए क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग गैसों के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे देख रहे हैं। गैसों के विशिष्ट ऊष्मा किस तरीके से होती है इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ से इसको 1 बाय 1 करके आप लोगों को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो गैसों के विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। मात्रा की क्या होती है, बराबर होती है। तो यह परिभाषा जो होती है वह ठोस द्रव गैस के लिए, तीनों के लिए लागू होती है। जिसके अंतर्गत गैसों के लिए जो सत्य नहीं है, इसका मतलब ये है, कि इसका कारण निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। इसके अंतर्गत जितने भी कारण है उसको निम्नलिखित हम लोग आगे पेज में, आगे इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गैसों के विशिष्ट ऊष्मा के वजह से हम लोग इस चीज़ को देखें कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखते हैं किसी पदार्थ की, ठीक है, तो किसी पदार्थ की, देखिए यहाँ से हम इस चीज़ को देखें, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। और दूसरा देखते हैं उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप। ठीक है, तो दोनों कंटेंट को यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला है आप लोगों का किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे है। तो चलिए यह परिभाषा केवल ठोस तथा द्रव के लिए क्या होती है, सत्य होती है, परंतु गैसों के लिए सत्य नहीं होती। इसका प्रमुख कारण होता है क्या, इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं भाई। ये किस बेस पे आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा या उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। यह परिभाषा ठोस तथा द्रव तथा गैस के लिए क्या होती है, सत्य होती है, परंतु गैसों के लिए यह सत्य नहीं है, क्योंकि इसका जो कारण होता है, इसके मान का जो कारण होता है वह निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला यहाँ पर हम लोग विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे देखेंगे, दूसरा किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे देखेंगे, और तीसरा किसके बेस पे देखेंगे, द्रव्यमान का ताप के बेस पे देखेंगे। तो पहला विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड था, सेकेंड हमारा दाब के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो किसकी विशिष्ट कला के बेस हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान का ताप के बेस पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से गैस के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे आप लोगों का जो कंटेंट है वह इसी के अकॉर्डिंग रहेगा कि किसी पदार्थ की, यहाँ से हम लोग बोलते हैं किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बेस पे होता है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। अतः यह परिभाषा ठोस तथा द्रव के लिए सत्य है, परंतु गैसों के लिए सत्य नहीं,
वहीं पर इसका कारण निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। तो इसको हम लोग गैस के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। इसको हम लोग किसके बेस पे देखते हैं? गैस के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे देखते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा गैस के ऊष्मा से रिलेटेड, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इस कंटेंट को देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो उसके ताप में क्या होती है? वृद्धि होती है। साथ ही इसके साथ साथ उसके आयतन में भी यहाँ पर 2 बार इस चीज़ को बोला गया है। देखिए, जब किसी शीतल पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है तथा इसके साथ साथ उसके आयतन में भी वृद्धि होती है। ठोस तथा द्रव में हुई आयतन में वृद्धि नगण्य होती है, परंतु गैस के आयतन में वृद्धि बहुत अधिक होती है। अतः दी गई ऊष्मा का मुख्य भाग इस आयतन वृद्धि में व्यय होता है। अतः गैस के लिए हम समीकरण del Q = ms del T के बेस पे हम इस चीज़ को यहाँ से डाउनलोड के बेस पे हम लोग इसको देख रहे थे। जब आप लोग, जैसे कि आप लोग सीजी शिक्षा जो हमारा एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो भी वीडियोस वगैरह आता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं करते हैं तो फिर भी आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू से, नॉर्मली यूट्यूब के थ्रू से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, इसके साथ साथ उसके आयतन में वृद्धि होती है। ठोस तथा द्रव में हुई आयतन में वृद्धि भी इसकी तुलना में क्या होती है? नगण्य होती है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग इस समीकरण के बेस पर हम लोग ये जान सकते हैं कि del Q = हो जाएगा ms del T से प्राप्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? सत्य नहीं होती है। इससे प्राप्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है भाई? सत्य नहीं होती है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर असत्य के बेस पे कौन क्या है, कौन किस पर कितना भारी है, कौन किसके पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन हो रहा है, कौन अवशोषण कर रहा है, कौन तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, कौन कण की भांति व्यवहार करता है, उस चीज़ को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम में देखा। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, तो इसके साथ ही उसके आयतन में वृद्धि होती है। क्लियर? तो ये जो आज का हमारा जो कंटेंट के बेस पे था, जिसको हम लोगों ने किसके बेस पे देखा भाई, कि यहाँ पर जो तपायनिक के बेस पे जो उत्सर्जन होता था आप लोगों के पास में, जो दोनों के बेस पे होता था, उस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो जब किसी पदार्थ को ऊष्मा के बेस पे देखे थे, तो ये था आज का हमारा प्रकाश विद्युत प्रवाह और किसी पदार्थ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।